अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि यूनिट नंबर 9 है केमिस्ट्री का और मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री है, केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड है। उसका एक्सरसाइज, उसके एमसीक्यूज आज हम डिस्कस कर लेंगे और ये स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, choose the correct option. At dynamic equilibrium, the reverse reaction stops, the forward reaction stops, both forward and reverse reaction stop, both forward and reverse reactions continue at the same rate. आपको अगर याद हो और पिछले लेक्चर आपने स्टडी किए हो, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको कहा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट पे होंगे, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो डी ऑप्शन है हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, रिवर्सिबल रिएक्शन हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, मींस इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन जो है वो ठीक है और एक ऑप्शन इसमें गलत है, तो आपने वो बताना है। सबसे पहले आपने गौर करना है रिवर्सिबल क्या होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, अगेन डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, एक रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और एक रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा। अब इसके मुताबिक आप देख लें। नाउ नंबर 1 ए, दे प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, करेक्ट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दे नेवर कंप्लीट, ये भी ठीक है क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं और वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। प्रोडक्ट्स डू नॉट फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन, ये गलत है क्योंकि प्रोडक्ट्स दोबारा एक आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स भी बनाते हैं। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लें, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज एरोज, तो ये तो लाजमी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो या डायनामिक इक्विलिब्रियम हो तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन इज। अब आपको मैंने बताया था कि जब मैं के सी वैल्यू समझा रहा था उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि के सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको रिएक्शन दिया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि इसके लिए के सी वैल्यू लिख दे। के सी हम किस तरह से लिखेंगे, आप दोबारा रिकॉल कर ले अपनी मेमोरी को। प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन जो है इसको हम डिवाइड करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। अब इस हिसाब से आप देख ले कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ठीक है। फर्स्ट वन को देख लें, 2n और 2 ऑक्सीजन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा कहाँ पे जाएगा, वो इधर पावर में जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नंबर 2, n रेज टू पावर 2 o रेज टू पावर 2, तो ये भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने देखना है प्रोडक्ट साइड पे क्या चीज है, ये चीज ऊपर आनी चाहिए न्यूमरेटर में, और ये जो है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों एज ए प्रोडक्ट आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब ये ठीक है, हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया गया है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये ठीक है। फिर आपने कोएफिशिएंट को भी देखना है, कंफ्यूजन के लिए ये कोएफिशिएंट भी मिसप्लेस कर देंगे, 2 की जगह 3 लगा देंगे, कहीं पे लगाएंगे नहीं, तो ये भी एक कंफ्यूजन आपके लिए बनाएंगे। तो आपने हमेशा देखना है कि NO रेज टू पावर 2 होना चाहिए, ये यहाँ पे NO रेज टू पावर 2 है, ये ठीक है। दूसरे नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नंबर 4, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज। अब Kc क्या चीज है उसकी डेफिनेशन है बीच में, द सम ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स, the difference of the 2 rate constant, the ratio of the 2 rate constants and the product of the 2 rate constants। अब यहाँ पे देख ले, सम तो हो नहीं सकता। हमने अभी तक जो लॉ ऑफ मास एक्शन देखा है या किसी चीज को भी, उसमें हमने हमेशा यही पढ़ा है कि दे आर द प्रोडक्ट। ठीक हो गया, तो ये जो है सम, इस प्लस को कहते हैं, प्लस हो नहीं सकते। नंबर 2, द डिफरेंस ऑफ द 2 रेट कांस्टेंट, डिफरेंस भी नहीं है। द रेशियो ऑफ द 2 रेट कांस्टेंट, ये ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है, ये ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो के सी इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाय के आर।
इस तरह से हमने किया था। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँ कि KC अगर आपको याद हो, इसको हमने डिफाइन किया था कि द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय द रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दैट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमारे पास था KC। तो द रेशियो ऑफ द टू रेट कांस्टेंट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेट कांस्टेंट, प्रोडक्ट भी नहीं है, हमने कभी इस तरह नहीं पढ़ा कि KF मल्टीप्लाइड बाय KR जो है ये KC के बराबर है। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने यही पढ़ा है कि KF डिवाइडेड बाय KR, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाए। When the value of KC is very small, it shows that, अब हमारे पास देखना है कि रिएक्टेंट ज्यादा होंगे या प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, और रिएक्शन फेवरेबल किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड में होगा या रिवर्स में होगा। इसमें पहले हमारे पास है रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दूसरा है रिएक्शन विल गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, और तीसरा है रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, फोर्थ इज इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टैब्लिश। आपको अगर याद हो तो KC की इंपॉर्टेंस, उस लेक्चर को आप दोबारा गौर से सुन लें। KC की इंपॉर्टेंस में हमने दो चीजें बताई थी, एक तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है और दूसरा आपको एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है। जो एक्सटेंट था उसमें हमने तीन कंडीशन डिस्कस किए थे। एक कंडीशन ये था कि KC जो है वो स्मॉल हो, दूसरा ये था कि KC लार्ज हो, और तीसरा ये था कि KC की वैल्यू मॉडरेट हो, ठीक है। जब KC की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, दे आर लेस इन नंबर, और वो मैंने आपको इस तरह से लिखा था कि प्रोडक्ट आर लेस देन रिएक्टेंट्स। इट मींस इस रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट बहुत कम होंगे, और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन एस्टेब्लिश कर जाएगा। अब इस रिएक्शन को जाना चाहिए किस डायरेक्शन में, सो दैट द क्वांटिटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ A कैन डिक्रीज, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ऑप्शन इसमें देख ले, द फर्स्ट ऑप्शन इज रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक हो गया, इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, ताकि उनकी जो क्वांटिटी है वो एक दूसरे के साथ कंपेरेबल हो जाए, तकरीबन दोनों सेम हो जाए, और रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर जाए। वो दूसरा ऑप्शन इसमें है नहीं, वो भी मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ कि अगर इस MCQ को हम थोड़ा सा मॉडरेट कर ले, इसको चेंज कर ले, मॉडिफाई कर ले। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ KC इज वेरी लार्ज, इट शोज दैट रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, reaction will go in the reverse direction, reaction is at equilibrium, equilibrium will never establish। जब यहाँ पे इसकी जगह हम लार्ज करेंगे तो लार्ज के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये वाला ऑप्शन जो बी ऑप्शन है, रिएक्शन विल गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक आपके 5 MCQs हो गए। नेक्स्ट MCQ को देखते हैं। MCQ नंबर 6 जो है वो कहता है कि हमारे पास फॉर विच रिएक्शन द KC वैल्यू विल हैव नो यूनिट्स। अब आपने इसमें देखना है, अगेन वो बात आ गई कि आपने KC की वैल्यू देखनी है। आपने देखना है कि कहीं पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर है तो वहां पे KC के यूनिट्स नहीं होंगे। अगर इसके अलावा कोई और केस है तो फिर KC लाजमी कोई यूनिट इसका होगा। अब सबसे पहले इधर देख ले, 4 + 5 मोल्स है और 4 मोल्स, टोटल हमारे पास 9 मोल्स हो गए। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हमारे पास 10 मोल्स है, तो इसके लिए ये अब सूटेबल नहीं है, इसका कोई ना कोई यूनिट लाजमी होगा। यहाँ पे आ जाए 3 मोल्स + 1 मोल, टोटल मोल्स 4 हो गए। यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स है, अगेन इसका भी कोई ना कोई यूनिट लाजमी होगा। यहाँ पे देख ले 1 + 1, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 2, और यहाँ पे इस तरफ भी हमारे पास 2 है, तो ये वो रिएक्शन है जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब न्यूमरेटर में होगा वही मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सी ऑप्शन जो है ये ऐसा रिएक्शन है जिसका कोई यूनिट नहीं है।
फोर्थ को भी देख ले, यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, टोटल हमारे पास 4 मोल्स हैं, और यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 मोल्स है, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CH4 या मीथेन। तो ये भी दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शंस के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इसका भी कोई ना कोई यूनिट होगा। लेकिन ये वो केस है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज इट शोज दैट, ये वो ऑप्शन आ गया जो मैंने पहले आपको इस 5 नंबर में डिस्कस करके दे दिया। व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज इट शोज दैट रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विल नेवर बी अचीव्ड, reaction will move in the forward direction, reaction will move in the reverse direction। ठीक है, तो इसमें आप देख लेंगे कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा। पहला मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पे और गौर कर ले, उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो स्मॉल वैल्यू है वो फॉरवर्ड में जाएगा, जहां पे लार्ज वैल्यू आ जाए Kc की वो रिएक्शन रिवर्स में या बैकवर्ड में। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, 8 नंबर हमारा एक्टिव मास मींस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तो रिएक्शन के इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि एक्टिव मास जो है लास्ट में सेक्शन के अंदर इसको हमेशा हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स पे, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज होगी उसको हम कहेंगे दैट इज द एक्टिव मासेस, और एक्टिव मासेस या स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज है वो बराबर है किसके, मोलर कंसंट्रेशन के, और मोलर कंसंट्रेशन जो है इसको हम डिनोट करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब पे। तो ये हमारे एक टोटल एक्टिव मास की बात आ गई। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो दिस इज द ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन Kc is equal to C raised to power 4 divided by A raised to power 3 and B raised to power 2। अब आपको मैंने जब लेक्चर दे रहा था इक्विलिब्रियम में, उसमें मैंने एक जगह पे आपको बता दिया था कि 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो आपको रिएक्शन दिया गए होंगे, तो उस रिएक्शन के लिए आपने Kc वैल्यू लिखनी है। दूसरा आपको Kc वैल्यू दी गई होगी और उससे आपने उसका इक्वेशन या रिएक्शन बनाना है। तो ये वो केस है जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने इसका इक्वेशन बना के देना है कि इक्वेशन किस तरह से बनेगा। अब याद रख ले कि आपको मैंने बार बार ये बता चुका हूँ और आपने इस बात को बार बार जहन में रखना है कि जब भी Kc की वैल्यू आएगी तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो न्यूमरेटर में आएगा और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली ये क्लियर हो गया कि जो C रेज़ टू पावर 4 है ये हमारे पास प्रोडक्ट होंगे और जो A रेज़ टू पावर 3 एंड B रेज़ टू पावर 2 है ये हमारे पास रिएक्टेंट होंगे। अब आपने क्या करना है, जब इसका इक्वेशन बनाना है तो प्रोडक्ट को राइट पे लेके जाना है और रिएक्टेंट को लेफ्ट पे लेके आना है। इसी तरह से आपने ऑप्शन को देख लेना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप गौर कर ले तो प्रोडक्ट लेफ्ट पे नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा जो है इसमें भी प्रोडक्ट लेफ्ट पे आया हुआ है, ये दोनों तो स्टार्ट से ही कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे देखना है कि जो कोएफिशिएंट होगा वो इसके स्टार्ट में आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं बने, उसको A3 और B2 लिखा हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक नहीं है। इस ऑप्शन पे देख लें 3 मोल्स ऑफ A ये ठीक है एंड 2 मोल्स ऑफ B ये रिएक्ट करते हैं एंड दे विल फॉर्म 4 मोल्स ऑफ C। ठीक हो गया। सो ये ऑप्शन जो है आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 विल प्रोड्यूस PCl5। इसका आपको रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है कि ये रिएक्शन है। अब इसके लिए पूछा है द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन आर, यूनिट्स क्या होंगे। अगेन वही बात कि Kc इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो PCl5 जो है वो ऊपर आ जाएगा और जो हमारे पास PCl3 है ये नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। इन दोनों को हम
अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेंगे। अब इनमें मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू लगा दें। अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके लिए आ जाएगा, फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर इसके लिए आ जाएगा, क्योंकि 2 है इनका स्क्वायर बना देंगे। अब ये जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास Kc की जो वैल्यू बचेगी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा पर मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपने देखना है इसमें कि ये वाला ऑप्शन इसमें मौजूद है कि नहीं है। अब इस ऑप्शन में देख लें, हमारे पास नंबर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखो पर मोल डेसीमीटर -3, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पर मोल डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि पर डेसीमीटर क्यूब होता है जब वो ऊपर जाएगा तो वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा और ये जो मोल है ये -1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस रिएक्शन। तो उम्मीद है यहाँ तक ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और इसको समझे, एक्सरसाइज पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जो Kc की वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपको रिएक्शन दिया गया है, उससे Kc वैल्यू किस तरह लिखेंगे, फिर Kc वैल्यू दी गई है उसमें से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, Kc की यूनिट्स पूछेंगे जिस तरह लास्ट वाले में हमने पूछा हुआ है, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर Kc की इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ Kc, तो वो भी आपने बताना है कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग Kc वैल्यू और उस Kc वैल्यू को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। रट्टा लगाने की जरूरत इसमें कोई नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस आप जस्ट थोड़ा सा गौर के साथ इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ आ जाएगी। जो भी रिएक्शन आपको पेपर में दिया जाए उसकी Kc वैल्यू आपके लिए लिखना कुछ भी मसला नहीं होगा। उसके यूनिट्स निकालना, उसका रिएक्शन लिखना, रिएक्शन से Kc वैल्यू बनाना, बस एक थंब रूल है कि आपने इस बात को जहन में रखना है कि Kc इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये चीज आपको क्लियर होगी तो आपके 3-4 तरह के क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको सही तरीके से पढ़ लें। अगर कोई मसला है तो कमेंट्स में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।